सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज, 4 टाइम हेंस 4 ईयर हेंस द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज। द प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स ऑफ द सन एंड द फादर आर रेस्पेक्टिवली। तो सन की और फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी ये बताना है हमको, ठीक है। सो हम ये मान लेते हैं वन सेकेंड, लेट प्रेजेंट एजेस या प्रेजेंट एज ऑफ सन की एज हम मान लेते हैं, तो फादर की मान लेते हैं पहले। फादर बी एक्स ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन बी वाई ईयर्स, ठीक है। फादर की हमने मान ली एज एक्स ईयर्स है और सन की एज हमने वाई ईयर्स मान ली, ठीक है। सो अभी वो कह रहा है कि फादर की जो एज है वो 6 टाइम्स है सन की एज का। फादर की एज इज 6 टाइम्स ऑफ सन एज। फादर की एज इज 6 टाइम्स ऑफ सन एज। तो मैं क्या लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x equal to 6y। x इक्वल्स टू 6y। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ सेकंड कंडीशन क्या गिवन है हमें, 4 इयर्स हेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4 ईयर हेंस? 4 ईयर हेंस मींस आफ्टर 4 इयर्स, है ना, 4 साल बाद। आफ्टर 4 years, x plus 4 and आफ्टर 4 years जो एज होगी फादर की, फादर्स एज विल बी, x plus 4 फादर्स एज इज x plus 4 years एंड सन्स एज हो जाएगी 6y plus 4। y plus 4, ठीक। नाउ कंडीशन क्या है, द एज ऑफ फादर विल बी 4 टाइम्स ऑफ सन्स एज। अब की बार कह रहा है फादर की एज 4 टाइम्स होगी सन की एज का, ठीक है ना। तो फादर की एज अभी क्या है, फादर की एज है x plus 4, so it is 4 times of y plus 4. So we can say that equation becomes x plus 4 equals to 4y plus 4 into 4 16. So मैं 4y को लेफ्ट साइड में लाया तो इट इज x minus 4y, 4 को हम राइट साइड में ले गए तो 16 minus 4 is 12। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। Now दो इक्वेशन हमारे पास है, x equal to 6y and x minus 4y equals to 12. By using these two equation we can find the value of x and y. तो कौन सा मेथड हमें यूज करना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 है, तो सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 टू सेकंड, ठीक है। सेकंड में पुट कर देंगे x की वैल्यू जो कि 6y है, तो 6y minus 4y equals to 12। Sir, y is 6 and x is 36। Okay, so it is 2y equals to 12 and y is equals to 6। Means सन की जो एज है वो 6 years है। If y is x 6 then put value of y in equation first, and first equation थी हमारे पास x equals to 6y, so 6 into 6 is 36, means x is 36। so finally हमारे पास जो एज है, therefore father's age is 36 years and son's age is 6 years। क्लियर। नाउ क्वेश्चन में कोई ऑप्शन भी था क्या? हाँ, ऑप्शन थे प्रेजेंट एज सन की और फादर की पूछी थी, तो सन की एज हमारे पास 6 आ रही है और फादर की 36, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अभी किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन को तो पूछ सकते हो। no sir। सिंपल क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट इज, अभी ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है एग्जाम्पलर की, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम कर रहे हैं, इसमें से एक्सरसाइज 3.1 हमने करी है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 3.2
3.2 एक्सरसाइज पे हम आते हैं, तो इट इज एक्सरसाइज 3.2। नाउ इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो अभी कंडीशन हमें पता होनी चाहिए, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है। तो क्या होती है नो सॉल्यूशन की कंडीशन, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू C1/C2। इक्वल होता है कनिका, यस सर, इक्वल। इक्वल गलत बात है बिल्कुल, नॉट इक्वल टू c1/c2। क्यों देखिए, इक्वल होता है नॉट इक्वल होता है, सर इक्वल होता है बिकॉज पैरेलल लाइंस का ही कोई नो सॉल्यूशन होता है। पैरेलल लाइन का नो सॉल्यूशन होता है, सॉरी तो सर। पैरेलल लाइन का तो कंडीशन ये है, ठीक है ना, जो तुम बता रहे हो ना a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, वो कंडीशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। अभी कह रहा है नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब देखते हैं हम कि इन तीनों में से किस इक्वेशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और किस में नहीं, ठीक है, ये हमें चेक करना है। तो फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन है 2x + 4y - 3 = 0 एंड 12y + 6x - 6 = 0। तो मैंने यहाँ फाइंड किया a1/a2। What is a1/a2 here? So 2/12, 2/12। it is 1/6. b1/b2 is 4/6, which we can write 2/3, 3। ठीक है। तो मुझे यहीं से पता चल रहा है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल तो है नहीं, है ना। a1/a2, एक सेकेंड थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे इक्वेशन थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंटली दिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें जब इस क्वेश्चन को करो। देखो ये 12y इधर लिखा हुआ है, 6x इस तरफ लिखा हुआ है ना, तो इसको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इक्वेशन को हम चेंज करके लिख लेते हैं थोड़ा। ये 6x को पहले लिखते हैं, 6x + 12y - 6 = 0, ऐसे लिख दो इसको, ठीक है ना। भाई x के साथ x का कोफिशिएंट आएगा ना, so a1/a2 is 2/6 means 1/3, b1/b2 is 4/12 means 1/3, and c1/c2 is -3/-6 means 1/2, ठीक है। सो यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, a1/a2 इक्वल है किसके, a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। therefore these equations have no solution, No solution. Lines are parallel here. means lines are parallel here, ठीक है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा लाइंस पैरेलल है या नहीं, बस ये बताना था हमें कि which of the following pair of equation have no solution, so this pair of equation have no solution, ठीक। now second part, x - 2y = 0। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन है, देखो y - 2x आ रहा है, तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ -2x + y = 0। so it is a1/a2 is 1/-2 or you can say -1/2, ठीक है। b1/b2 is -2 1/1 -2/1। क्या a1/a2 b1/b2 के इक्वल है? नो सर। तो अगर यही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो थर्ड कंडीशन को चेक करने का मतलब ही नहीं है। a1/a2 is not equal to b1/b2, सही है। तो यानी कि इसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन नहीं है, तो it doesn't have no solutions, this equation doesn't have no solution। फर्स्ट के नो सॉल्यूशन थे, है ना, सेकंड में नहीं है। नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गए, थर्ड पार्ट और देख लेते हैं एक बार। थर्ड पार्ट इज 3x + y - 3 = 0 एंड सेकंड इक्वेशन में देखो ये जो y का कोफिशिएंट है ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम ले लो इस इक्वेशन में।
एलसीएम ले लो इसका, तो इट बिकम्स 3 into 2 6 x plus 2y, 3 2 जो 6 होगा, लेफ्ट साइड में आके -6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ यहाँ से हम a1 by a2 निकालेंगे, इट इज 3 by 6, जिसको हम बोल सकते हैं 1 by 2, b1 by b2 इट इज 1 by 2। कनिका आप म्यूट कर लीजिए जरा, b1 by b2 is 1 by 2, next c1 by c2 is -3 by -6, जिसको भी हम बोल सकते हैं 1 by 2। So क्या These इसका pairs of equation having infinite solutions. infinite solution means these also not satisfy the condition of no solution। ठीक है, so a1 by a2 equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, so it also doesn't have नो सॉल्यूशन। देखो हम आंसर ना हमेशा हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना होता है। अब हम यहाँ ये नहीं लिख सकते कि दीज इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, हमें पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बट हम लिखेंगे नहीं आंसर में। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन पूछा है डू द Yes. फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, तो जो पूछा है उसी का आंसर देंगे, ना कि अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आंसर दे देंगे जो हमें पता है। हमें पता बहुत कुछ है, लेकिन हम आंसर सिर्फ वही करेंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को किसी भी पार्ट में? No, sir. Second question. Do the following equation represent a pair of coincident lines? Coincident lines means infinite solution, and the condition of infinite solution is a1 by a2 is equals to, जो कनिका ने बताया था वो इसका मतलब कंडीशन था, b1 by b2 equals to c1 by c2। So a1 by a2 equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2, ये कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। तो हमें चेक करना है इन तीनों पार्ट्स में से किस केस में या कौन से पार्ट में ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कौन से में नहीं होती। तो फर्स्ट पार्ट इज, नाउ फिर से यहाँ पे फ्रैक्शन लिखा हुआ है 1/7। जब भी कभी इक्वेशन फ्रैक्शन में दे रखी हो पहले उसका एलसीएम ले लो, सो इट बिकम्स 7 3 21 x प्लस y। आई होप कि सबको एलसीएम लेना आता होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ उसको 7 3 21, क्योंकि पहली बात तो आप लोग 10th में हो, दूसरा हम एग्जाम्पलर सोल्व कर रहे हो, है ना। जिसका एलसीएम लेना नहीं आता होगा वो कैसे कर पाएगा एग्जाम्पल की क्वेश्चन। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 21x प्लस वाई इक्वल्स टू 21, और इसको मैं यहाँ -21 इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, Sir, these सेकंड इक्वेशन, equations have no coincidence. These pair of lines are not coincident lines. ओके, सेकंड इक्वेशन इज 7x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ फर्स्टली वी फाइंड a1 by a2, इट इज 21 by 7 which is 3, b1 by b2 it is 1 by 3 because first equation में y का कोएफिशिएंट 1 है, सेकंड में 3 है, तो it becomes 1 by 3। c1 by c2 is -21 by -7, it is also 3। So here a1 by a2 is not equals to b1 by b2, is not equals to c1 by c2। ये तीनों ही आपस में इक्वल नहीं है, बस a1 by a2 c1 by c2 के इक्वल है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है, सो हम कहेंगे कि ये कोइंसिडेंट लाइन नहीं है। क्वेश्चन था रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन, नो नो it doesn't represent coincident lines। अगर कंडीशन आती कि a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 तीनों इक्वल है, तब तो कोइंसिडेंट लाइन ही है, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज -2x minus 3y equals to 1, equals to 1 को मैं लिख रहा हूँ -1 equals to 0। अब देखो यहाँ पे भी वही दिया हुआ है 6y plus 4x, है ना। तो 6y को हमें सेकंड टर्म लिखना है, 4x को पहले लिख लेते हैं, 4x plus 6y plus 2 equals to 0। So now we find a1 by a2 which is -2 by 4, and we can write it -1 by 2, b1 by b2 -3 by 6, it is also -1 by 2, and c1 by c2 is -1 by 2। So I think यहाँ पे तीनों इक्वल है, तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन हैव कोइंसिडेंट रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस, a1 by a2 equals to b1 by b2 is equals to c1 by c।
So these equation represent these represent coincident lines. Next is third part. अब थर्ड पार्ट में फिर से फ्रैक्शन में दिया हुआ है x by 2 plus y plus 2 by 5. So take LCM, ठीक है ना? LCM ले लीजिए. क्या आएगा LCM? LCM आएगा 10. देखो x by 2 plus y plus 2 by 5 equals to 0. ये थी इक्वेशन. LCM कितना आ रहा है इसका? 10. So 2 5s it is 5x plus 10y plus 10y plus 4 4 equals to Plus 0. 4. 10 मल्टीप्लाई होगा 0 से जाके तो इट इज 0. तो 5x plus 10y plus 4 is equals to 0. ठीक है. सेकंड इक्वेशन इज 4x plus 8y plus 5 by 16 equals to 0. सो हम इसको लिखेंगे. एलसीएम आएगा इसका 16 और 16 into 4 64 x plus 16 into 8 1 2 128. 120 y plus 5 5. equals to 0. So it is 64x plus 128y plus 5 equals to 0. देखो 16 Sir, into these 0. pairs of lines are also not coincident. Okay. So हमारे पास इक्वेशन है. एक तो ये है 5x plus 10y plus 4 equals to 0. And second equation है 64x plus 128y plus 5 equals to 0. Now we will find a1 by a2. So a1 by a2 is 5 by 64. 5 by 64 b1 by b2 is 10 by 128. I think which is equals to 4 by 4 by 5 by 4 by क्यों आएगा? yes 5 by 64. Next is C1 by C2, which is 4 by 5. So तीनों इक्वल है नहीं, तो इसमें इट मींस ये कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता. A1 by A2 इक्वल है B1 by B2 के, नॉट इक्वल है C1 by C2 के. Doesn't represent coincident lines. ये भी कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करता. ठीक है. नाउ तीनों पार्ट क्लियर है सभी को? कोई डाउट है तो बताइए. no sir थर्ड क्वेश्चन. सर अगर हमें क्वेश्चंस में इक्वेशंस का एलसीएम ना लेकर सिंपली ऐसे a1 और a2 कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं. लेकिन उसमें ना कई बार फिर प्रॉब्लम आती है बच्चों को कि भाई जैसे सपोज हम ये वाला क्वेश्चन दोबारा से इसे देख लेते हैं एक बार. इसमें मुझे निकालना है a1 by a2 है ना. कई बच्चों को ये नहीं पता होगा 3 by 5 1 by 5 इसको सॉल्व कैसे करते हैं. इसलिए मैंने कहा कि पहले एलसीएम ले लो. वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है. ये भी 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 आ गया. ठीक है. ऐसे जैसे C1 by C2 हमें निकालना है तो 1 by 2 माइनस का 1 by 6. सो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल 3 का. तो अभी 3 की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होगी, तो इट इज 3 है ना. ये भी सुन लो. देखो क्या होता है अगर a अपॉन b अपॉन c अपॉन d लिखा हुआ है. ठीक है. इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व तो करने a का तरीका into d and b into c होता है. ये जो मीन टर्म्स होती है इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में और एक्सट्रीम टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. तो इट इज a मल्टीप्लाई d अपॉन b मल्टीप्लाई c. ठीक है ना. ये तरीका होता है. सर कभी कभी हम ऐसे भी करते हैं जैसे कि आपने भी लिखा था a और a की मल्टीप्लाई कभी कभी सर c से भी होती है. सर जब d नहीं हो, सब जब डिनोमिनेटर में d वो नहीं हो. कब होगा? देखो सुनो, ऐसा होगा अगर मान लिया मैंने लिखा a अपॉन c अपॉन d. ठीक है. तो अभी यहाँ पे a जो न्यूमरेटर है उसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है. सो उसका डिनोमिनेटर हमने क्या मान लिया? 1 मान लिया. c से मल्टीप्लाई नहीं होगी अभी भी, है ना. अभी भी c से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब गलत कर रहे हो. a का डिनोमिनेटर 1 है तो हम क्या करेंगे? अभी भी d की मल्टीप्लाई तो a से होगी, a मल्टीप्लाई d, और 1 की मल्टीप्लाई c से होगी. ठीक है ना. या फिर क्या हो सकता है, और एक केस क्या बन सकता है कि a अपॉन तो b लिखा हो,
सी अपॉन में कुछ ना लिखा हो, मतलब वन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ना हो, तब हम 1 मानेंगे, तो तब भी इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो इट इज a मल्टीप्लाई 1 और b मल्टीप्लाई c। ओके सर। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मींस क्या था? कंसिस्टेंट मींस सर those who have solution, those lines who have तो solution. जो सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट थे Yes. और इनकंसिस्टेंट थे। Inconsistent थे। कंसिस्टेंट में दो केस थे, यूनिक सॉल्यूशन Unique solution and या फिर infinite. इनफाइनाइट। Infinite solutions. मींस इसमें या तो कंडीशन ये आ रही होगी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ठीक है ना, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कंडीशन थी a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। मतलब इन दो में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तब हम कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी वो कंसिस्टेंट है। हाँ, अगर a1 बाय a2 b1 बाय b2 इक्वल है और वो इक्वल नहीं है c1 बाय c2 के, तब इनकंसिस्टेंट होगा, वो हमें लिख देना है कि ये कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चार पार्ट है, इसमें चारों पार्ट हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज फर्स्ट पार्ट, इट इज -3x माइनस 4y। सभी लोग ट्राई करेंगे, अभी ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन हो गए, बार बार हम इसी को रिपीट कर रहे हैं। 12 LHS में आएगा, इट इज -12 इक्वल्स टू 0। अब देखो फिर से यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट है, 4y पहले लिखा है, 3x बाद में लिखा है, तो पहले 3x को लिखो, 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। नाउ a1 by a2 is -3 by 3 minus 1, b1 by b2 is -4 by 4 minus 1, c1 by c2 is कितना था, c1 by c2 12, so -12 by -12, 1. it is 1। अभी देखो a1 by a2 इक्वल है Lines are b1 by b2 के, inconsistent. इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो ये तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, मतलब इक्वेशन कैसी है, इनकंसिस्टेंट है ना। Okay. सो क्वेश्चन में था पेयर ऑफ इनकंसिस्टेंट, तो लिख देंगे these equations are not consistent, ये कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड पार्ट, इट इज 3 by 5x minus y। 1 by 2 को मैं लेफ्ट साइड में ला रहा हूँ, इट इज -1 by 2 इक्वल्स टू 0। 1 by 5x minus 3y minus 1 by 6 इक्वल टू 0। ठीक, अभी मैं इसको a1 by a2 को एज इट इज रख के सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ना, बिना एलसीएम लिए। तो a1 by a2 इज 3 by 5 अपॉन 1 by 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, इट इज 3। क्यों हुआ है 5 से 5 कैंसिल, सबको क्लियर है अभी? 3 Yes, by sir. 5 अपॉन 1 by 5, मैंने बताया था इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और इनकी मल्टीप्लाई होगी, तो 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 1, 5 से 5 कैंसिल, इट इज 3। ठीक है, तो डायरेक्टली भी कर सकते हो तुम, इस टर्म को इससे कैंसिल कर सकते हैं और 3 को 1 से कैंसिल कर सकते हैं अगर होता तो। ठीक है, सो नेक्स्ट इज b1 by b2। b1 by b2 is -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, इट इज 1 by 3। तो a1 by a2 b1 by b2 नॉट इक्वल आ गए, तो ठीक है ना। अब अगर a1 by a2 b1 by b2 नॉट इक्वल है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो हम कैसे कहेंगे कि कंसिस्टेंट है या नहीं? तो इक्वेशन Yes, sir. है। ठीक है ना। अब इसमें हमें थर्ड c1 by c2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट पता चल गया ना a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं है, तो इट मींस इक्वेशन कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है मींस कंसिस्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट लिख लेते हैं पहले, इट इज 2ax प्लस by माइनस a इक्वल्स टू 0, माइनस a इक्वल्स टू 0।
सेकंड इक्वेशन इज 4ax plus 2by minus 2a equals to 0. ये दोनों इक्वेशन है, हमें इन्हें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है इनके सॉल्यूशन या नहीं. So firstly we find a1 by a2. a1 is 2a upon 4a, it is 1 by 2. b1 by b2 is b upon 2b, means 1 by 2. c1 by c2 is minus a by minus 2a, minus से minus cancel, a से a cancel, it is 1 by 2. Now all are equal, means a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2. So infinite solution है, infinite solution means equations are consistent. Consistent है, ठीक है. Next is fourth part, x plus 3y equals to 11. एंड सेकंड इक्वेशन में देखो 2 बाहर मल्टीप्लाई है, तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, अपनी कैलकुलेशन को और ज्यादा टफ बना लो, ठीक है, या फिर क्या करो, सिंपली डिवाइड कर दो इधर जाके, से 2 को आरएचएस में ले जाके डिवाइड कर दो उसे, ठीक है. तो 2 को आरएचएस में लेके मैं डिवाइड करा 22 को, तो इट इज 2x plus 6y equals to 11. ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें, सबको क्लियर है बात? यस सर. plus 6y equals to 22, वो 11 हो गया, ठीक है ना, ये 11 है. सो थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, x plus 3y minus 11 equals to 0 and 2x plus 6y minus 11 equals to 0. So a1 by a2 is 1 by 2, b1 by b2 is 3 by 6 which is also 1 by 2, and c1 by c2 is minus 11 by minus 11 which is 1. अब ये तो a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल था, inconsistent. but not equals to c1 by c2, so it is inconsistent, ठीक है, या नॉट कंसिस्टेंट लिख लो. सो आई होप ये सब क्लियर होंगे सभी को, जितने भी केसेस वाले क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आना ही है पेपर में, ठीक है. नाउ फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से. फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें इस बार एक अननोन है लैम्डा, ठीक है, इसको लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा. सो लैम्डा x plus 3y equals to minus 7, 2x plus 6y equals to 14, है ना. टू हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लैम्डा शुड बी 1. वो कह रहा है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए लैम्डा को 1 होना पड़ेगा. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? अगर ट्रू है तो रीजन बताइए, अगर फॉल्स हो तब भी रीजन बताइए, ठीक है. नाउ चेक करते हैं कि हम एक्चुअली मैं मान रहा हूँ कि अभी मुझे लैम्डा की वैल्यू नहीं पता, मुझे ये पता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो मैं चेक कर लेता हूँ लैम्डा की वैल्यू क्या आती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, ठीक है. सो इट इज लैम्डा x plus 3y, ये इस तरफ आएगा तो plus 7 equals to 0, 2x plus 6y minus 14 equals to 0. ये दोनों इक्वेशन है. सबसे पहले मैंने फाइंड किया, देखो क्योंकि इसने बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए मैंने मान ली कंडीशन के इसके इनफाइनाइट के सॉल्यूशन है. सिंस इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, देयरफॉर मैं बोलूंगा क्या कि a1 by a2 इक्वल होगा b1 by b2 के. चलो अभी आगे देखते हैं, थोड़ा इंटरनेट का इशू था, मीटिंग तो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, ठीक है. तीनों इक्वल होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए. सो अगर ये तीनों इक्वल है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, तो इनकी वैल्यू पुट करो. लैम्डा by 2, b1 is 3 by 6 and it is 7 by minus 14. सर लैम्डा इज इक्वल्स टू -1. तो अभी मेरे पास देखो दो कंडीशन है, एक तो मैं लैम्डा यहाँ से निकाल सकता हूँ, एक मैं इन दो से निकाल सकता हूँ, ठीक है. तो जब मैं फर्स्ट 2 से निकाल दूंगा, लैम्डा by 2 is 3 by 6, एंड जब मैं सेकंड से निकालूंगा तो इट इज लैम्डा by 2 minus 7 by 14, ठीक है. 3 2 6 और ये 2 न्यूमरेटर में जाएगा तो लैम्डा कितना आ रहा है 1. यहाँ से लैम्डा कितना आ रहा है 7 to 14 एंड इट इज लैम्डा इज -1.
सो लैम्डा की एक वैल्यू आ रही है +1 और एक आ रही है -1. सो इज दैट पॉसिबल कि लैम्डा की दो वैल्यूज आ जाए, है ना? नॉट पॉसिबल, सिंस वो कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू शुड बी 1, केवल 1 होनी चाहिए, है ना? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया ना, केवल Yes, sir. नहीं, ये -1 भी आ रही है लैम्डा की वैल्यू, ठीक है ना? therefore since lambda has two values for infinite solutions, therefore statement is false, we are not true. ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी था कि तुम लोग ना इसमें क्या करते, तुम मान लेते कि लैम्डा की वैल्यू 1 है, ठीक है, और चेक करते फिर क्या इससे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं। मैं करके दिखा देता हूँ, एक और उसका मेथड है। देखो मैंने लैम्डा की वैल्यूज बार रख दी, लैम्डा 1 था, 1 रख दिया, x प्लस लैम्डा की जगह 1 रख दिया, तो इट इज x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, एंड सेकंड इक्वेशन इज 2x प्लस 6y माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मैंने निकाला a1 बाई a2 विच इज 1 बाई 2, b1 बाई b2 विच इज ऑल्सो 1 बाई 2, एंड c1 बाई c2 इट इज -7 बाई 14, यू कैन से -1 बाई 2, ठीक है ना, 3 बाई 6 निकला उसको, फिर 1 बाई 2 आया, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या आ रहा है, a1 बाई a2 इक्वल आ रहा है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल है किसके, c1 बाई c2 के, ठीक है ना। और ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन, बट वो कह रहा था क्या कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके, तो वो तो पॉसिबल है नहीं, है ना, क्योंकि जब लैम्डा की वैल्यू हमने 1 रखी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो नहीं आ रहे, क्या आ रहे हैं, नो सॉल्यूशन आ रहे हैं, सो इसलिए ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, सही है। तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही मेथड ठीक है इसके, ठीक, क्लियर है सभी को? Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, जिसके लिए इसका यूनिक सॉल्यूशन हो, और ये कह रहा है कि जस्टिफाई वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, है ना, कह रहा है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ c यू हैव टू फाइंड, कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। अब ये बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, c की जो जितनी भी रियल वैल्यूज है सभी के लिए ये स्टेटमेंट यूनिक, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा दोनों इक्वेशंस का, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है हमको। तो कैसे करेंगे इसको, इक्वेशन है हमारे पास यूनिक x सॉल्यूशन वाली कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे। हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, एंड सेकंड इक्वेशन इज 5x माइनस 10y माइनस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ यहाँ से मैंने a1 बाई a2 निकाला विच इज 1/5, b1 बाई b2 फाइंड किया विच इज -2 बाई -10, हम कह सकते हैं 1/5, एंड हमने c1 बाई c2 निकाला विच इज -8 बाई -c, या कह दो कि 8 बाई c, ठीक है। अभी देखो अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा तो a1 बाई a2 तो नॉट इक्वल होना चाहिए था b1 बाई b2 के, लेकिन यहाँ तो इक्वल आ रहा है ना, हियर a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2, है ना। हमें थर्ड c1 बाई c2 का तो कोई यूज ही नहीं है, ये c की वैल्यू कुछ भी हो, इसका यूनिक सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता इक्वेशन का, क्योंकि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल है, और c की वैल्यू से ये चेंज थोड़े ना हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा 1/5 ही। सो मैं कह सकता हूँ क्या, this system of equation, yeah, these equations can never have unique solution, इनका कभी भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी। वो तो कह रहा है सारी रियल वैल्यूज के लिए, हम कह रहे हैं किसी भी वैल्यू के लिए सी की ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ये भी फॉल्स है, या फिर कह लो ये भी नॉट ट्रू है।
स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसको और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। द लाइन रिप्रेजेंटेड x by x equals to 7 is parallel to x axis। यार एक लाइन x equals to 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये पैरेलल